वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो किसी ने कहा है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त पर हालात पर रोया नहीं करते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अत्रिस विद स्टडी। अत्रिस विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों हो जाइए तैयार, ले लीजिए पेन और अपनी नोटबुक। तो अब वन लाइनर नोट्स बनाते चलेंगे। हिंदी का बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है ये आपके लिए। तो चलिए बिना देरी करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। देखना क्वेश्चंस किस तरीके से, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन हाँ बढ़िया है। पेट की आग को क्या कहते हैं, जंगल की आग को क्या कहते हैं, मन की आग को क्या कहते हैं, समुद्र की आग को क्या कहते हैं। यस दोस्तों, इस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों बने रहिए पूरी सीरीज के साथ में और अच्छी तरीके से वॉचिंग करना है। प्लीज़ पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से वॉचिंग करते हुए, मेरी मेहनत को देखते हुए प्लीज़ एक सब्सक्राइबर्स और एक कहने का मतलब एक लाइक और शेयर प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर कर देना, क्योंकि इससे क्या मिलता है, आपका कुछ नहीं जाता दोस्तों। प्लीज़ ये बात सत्य है कि आपका कुछ नहीं जाता है, कि ईर्ष्या मन में भरी रहती है बस कि हमें नहीं करना। प्लीज़ ऐसा करने से आपको कुछ नहीं जाता, बस हमारा क्या होता है कि मोटिवेशन बनता है। एक वीडियो को बनाने में बहुत समय लगता है, क्वेश्चन को देखना, किस कंटेंट इकट्ठा करना, फिर उसके बाद में डीपली मेहनत करना। बस मेहनत मेरी है, साथ आपका है। गारंटी है क्वेश्चंस इसमें से एक या दो भी क्वेश्चन फंस गए तो मेरी मेहनत आपके लिए साकार हो जाएगी। यस, मेरा बस इतना ही काफ़ी है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए, आपके अपने माता पिताओं को चरण स्पर्श करते हुए और करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। यस दोस्तों, करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, आगी बढ़ बागिते बड़ी है आगी पेट की, रेखांकित पद। रेखांकित पद, अब यहाँ पे इसमें कौन सा रेखांकित पद होगा, तो ये है बढ़ बागिते। बढ़ बागिते में रेखांकित पद है, इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसको अर्थ को बताना है। इसमें है पेट की आग, जंगल की आग, मन की आग या समुद्र की आग। यस दोस्तों, इसमें 3 या 5 क्वेश्चंस मैंने पहले कर दिए थे। मैं आपको, अगर मेरे जो भाई बहन है इस चीज़ को देख रहे हैं तो प्लीज़ बने रहिए, क्योंकि आपको पता है आपने वो सीरीज़ देख ली है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब जो मैंने कर दिए थे, बीच में क्या नेटवर्क इशू के कारण वो वीडियो वहीं पे शूट होकर रुक गई थी। तो इसको हम दोबारा सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज़ बने रहना है और आगे से फिर आपको नए क्वेश्चन सिर्फ मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सोचोगे सर उसी को बार बार कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जल्दी से इसको करते हैं, चलो। यस, तो पेट की आग, बड़े बागिते मानते बड़ी है, बागिते बड़ी है मतलब आगी बड़ बागिते। आग, जो आगी का मतलब होता है आग, अग्नि, यानी आग बड़ी है किसकी, पेट की। किससे बड़ी है, यानी कि तो हम ये देखते हैं बड़ बागिते का मतलब होता है कि इसको बड़ बागिते किसके लिए मतलब संदर्भित किया गया है। बड़ बागिते किसके लिए बोला गया है, बड़ बागिते। तो बड़ बागिते आग पेट की, यानी पेट की आग से भी बड़ी है। पेट की आग बड़ी है, किससे बड़ी है पेट की आग, समुद्र की आग से बड़ी है ना। इसको बोलते हैं, अगर बड़बागिते आ जाए, जब भी आप लोग को यही लगाना है, या बड़वा नल आ जाए, क्या आ जाए, बड़वा नल। अगर ये भी लिखा हुआ हो ना, बड़वा नल, बड़वा नल, अगर ये भी आपको प्लीज दोस्तों दिखाई दे जाए तो समुद्र की आग लगाना है। क्या लगाएंगे, समुद्र की आग। तो इसका हिंदी का शब्दार्थ अगर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो इसमें ये होगा कि पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है। यस दोस्तों, आप भी समझते हो कि पेट में सब कुछ समाया हुआ है ना, तो इसका पेट ही नहीं भरता, कहते हैं ना इसका पेट ही नहीं भरता। तो चलो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, मेरे भावार्थ को भी आप समझ गए होंगे। पर ये प्लीज दोस्तों आप लेके बैठना और इसको जो है वन लाइनर बनाते रहना क्वेश्चन को, ठीक है। आगे दूसरा एक ऑप्शन है पेट की आग। और आपने साइंस में पढ़ा होगा, जब बायोलॉजी में पढ़ा होगा ना पेट की आग, तो पेट की आग ऐसा तो लिखा हुआ नहीं होता पेट की आग क्या है, तो उसमें ये लिखा होगा जठराग्नि। क्या लिखा हुआ होगा, जठराग्नि। आपने खूब देखा होगा। तो जाठ, जठ मतलब लिखना, जाठ लिखना, जाठराग्नि, अग्नि, जाठराग्नि। तो पेट की आग को क्या बोलते हैं, जाठराग्नि। ठीक है दोस्तों, प्लीज ध्यान से इस चीज को नोट डाउन करो, अभी अभी करो चलो। और वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में डालना इसको, जंगल की आग। अब जंगल की आग को क्या बोलते हैं, जंगल की आग को बोलेंगे दावा नल। क्या बोलेंगे, दावा नल। ठीक है। और समुद्र क्या क्या बोलेंगे, बड़वा नल या बड़बागिते। ध्यान रखना इस बात को। मन की आग, अब बात आती है मन की आग को क्या बोलेंगे, जल्दी नोट डाउन करो, मैं इसको फिर रिवाइज करूं। मन की आग, अब मन की आग को क्या बोलेंगे, बिरहाग्नि। क्या बोलेंगे, बिरहा अग्नि। क्या बोलेंगे, मन की आग को बिरहा अग्नि। यस दोस्तों, मन की आग को यहाँ लेके आते हैं, बोलते हैं क्या लिखेंगे, बिरहा अग्नि, बिरहा, बिरहा अग्नि, अग्नि।
ब्रहाग्नि, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, मन की आग को ब्रहाग्नि। तो एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, पेट की आग को जाठराग्नि, जंगल की आग को बड़वानल, यानी कि दावानल, मन की आग को ब्रहाग्नि और समुद्र की आग को बड़वानल, ठीक है, इसको बोलते हैं दावानल, ध्यान रखेंगे प्लीज। तो आई होप मेरे भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने आपने लिख लिए होंगे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको अच्छा कंटेंट लग रहा है, पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है, अगर कमी भी लग रही है, बात ये नहीं है कि अच्छा ही लग रहा हो, कमी भी लग रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे सर कि अभी और इम्प्रूवमेंट करना है। तो कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस आप मेरे साथ बने रहना है। बस कोई गारंटी की बात है कि जहाँ से आपको क्वेश्चन में कंटेंट दे रहा हूँ 101% भगवान से और माँ सरस्वती से यही विनती है, 100% एक दो क्वेश्चन इस वीडियो में से आगे तो बस मेरा जो पढ़ाना साकार हो गया। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, ध्यान रखना है, इस सीरीज को थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। नीलोत्पलम का मतलब होता है क्या, यानी कि इसका पहले तो ये देखें क्या पूछ रहा है, समास कौन सा, जिस समास के अंदर, जिन शब्दों के अंदर प्राकृतिक चीजों का होना पाया जाता हो, विशेष विशेषता यानी कि विशेषण और विशेष का होना पाया जाता हो, उपमेय में उपमान का होना पाया जाता हो, वो जो समास होगा वो कर्मधारय समास होगा। ध्यान रखना इन चीजों को, क्या होगा, कर्मधारय समास। नीलोत्पलम, नीला है उत्पलम, तो नीला है जिसका वो, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम का मतलब हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे इसका, अगर मैं दो एक आपको और भी इसके उदाहरण देना चाहूँ, अगर आप उदाहरण वाली बात कर रहे हो तो चलो मैं आपको कुछ एक दो एग्जाम्पल, जैसे कि अब यही इसी को ले लेते हैं ना, नीलोत्पलम को ही ले लेते हैं। आप क्या सर नीलोत्पलम के बारे में बताओ पहले। तो नीलोत्पलम का मतलब होता है नीला, नीला रंग, किसका, नीला रंग। नीलोत्पलम का मतलब क्या होता है, नीला रंग, नीला रंग। तो विशेषता क्या है उसके, नीले रंग की, नीला, और रंग क्या है, रंग है संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताता हो, है ना, तो किसकी, संज्ञा की भी विशेषता बताता हो। तो नीला क्या है, उसका उसकी विशेषता है, तो क्या होगा, ये होगा विशेषण। समझ में बात आ गई। उत्पलम, सर उत्पलम के बारे में नहीं बताया आपने, बिल्कुल बताएंगे उत्पलम। देखो उत्पलम, उत्पलम, अब उत्पलम मीन्स क्या होता है, उत्पलम मीन्स होता है कमल, क्या होता है, कमल। उत्पलम मीन्स कमल, और कमल क्या है, विशेष्य। ध्यान रखना इन चीजों को, मैं ढंग से लिखूं, लो अब रुक जाओ। उत्पलम नीला, मैं पहले सही करके लिखूं, अब समझना ध्यान से, है ना, नीला रंग, नीला रंग। अब नीला रंग क्या है, विशेषण, ध्यान रखना इस बात को, क्या है, विशेषण, वेरी गुड, विशेषण। अब दूसरी बात आती है उत्पलम। उत्पलम क्या है, उत्पलम, उत्पलम क्या है सर, उत्पलम बताएंगे, उत्पलम है कमल, क्या है, कमल। उत्पलम हो गया कमल, और कमल क्या है, कमल है विशेष्य, क्या है, विशेष्य। अब कहने का मतलब है, अब ये आप बात को ये ध्यान रखना, विशेषण और विशेष क्या होता है, विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता, मतलब विशेषण जो विशेषता बताने, और जिसकी जिसकी विशेषता बताई जा रही हो वो होता है विशेष। ध्यान रखना इस बात को, जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता बताई जा रही है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण कौन हुआ, नीला रंग, और विशेषण कौन हुआ, कमल, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, अर्थात नीलोत्पलम। तो इसमें सर वो कहाँ आ गई, आप ऐसी वाली बात बता रहे हो, प्राकृतिक चीज कहाँ आ गई, यस प्राकृतिक चीज देखो ये आ गई, कमल आ गई ना, आ गई, विशेषण और विशेषक का होना पाया गया, उपमेय में उपमान का होना पाया गया, तो बिल्कुल नहीं भूलोगे, कहो भूलोगे, नहीं भूलोगे ना, वेरी गुड, भूलना भी नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, सॉरी अगले इसको, ये तो हमारा हो गया ना कर्मधारय क्रिया हो गया। और जहां देखो वो कह रहा है बहुब्रीहि समास, अगर बहुब्रीहि समास की अगर मैं बात करूं, आपको पता है जहां पर किसी मतलब कि दोनों पद अप्रधान हो और किसी तीसरे पद के बारे में बात करी जा रही हो, है ना, दोनों पद क्या हो, अप्रधान हो और किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही हो, वहां कौन सा समास होगा, वहां बहुब्रीहि समास हो। सही है ना दोस्तों, यानी कि बहुब्रीहि समास दोनों पद किसी अन्य का अर्थ व्यक्त करें, यानी कि अब दोनों पद कहाँ से, ये सर बात कहाँ से आ गई, दोनों पद मैं आपको बताता हूँ। पहला वाला पद होता है पूर्व पद, है ना, पहला वाला पद होगा पूर्व पद, ये होगा उत्तर पद, ध्यान रखेंगे, उत्तर पद, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद। उत्तर पद तत्पुरुष कर्मधारय दिगु, तत्पुरुष कर्मधारय दिगु, तो यहाँ देख तत्पुरुष कर्मधारय दिगु उत्तर पद, और तत्पुरुष कर्मधारय दिगु, और ये क्या है, पूर्व पद, और तत्पुरुष कर्मधारय दिगु में उत्तर पद प्रधान होते हैं, बाकी में पूर्व पद प्रधान होते हैं, ये चीज ध्यान को थोड़ी सी लिख लेंगे। तो अब बात आती है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद
अन्य किसी अर्थ का व्यक्त करें, अन्य किसी अर्थ को व्यक्त करें, या तो हम अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कोई भी पद प्रधान ना हो। अब आपसे देखो यहाँ से एक चीज पूछेगा, वह पद वह समास कौन सा है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इतना ही पूछ लेगा आपसे, तो क्या बताएंगे आप? बहुव्रीहि समास। ध्यान रखेंगे, क्या बताएंगे? बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास का जैसे कि नीलकंठ, 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 ठीक है, नीलकंठ अर्थात शंकर भगवान, यानी कि उनका कंठ कैसा था? नीला, क्यों? उन्होंने क्या जहर को धारण किया था। लंबोदर, है ना, लंबोदर। अब तुम कह रहे हो, आप कहोगे सर इसमें आप ऐसा कैसे बता रहे हो? नीलकंठ, अब ये उसमें दोनों पद यानी उत्तर पद और पूर्व पद दोनों मतलब अप्रधान, यानी कि ये दोनों चीजें किसी तीसरे व्यक्ति के लिए बताया, मतलब इंडिकेट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। लंबा है उदर जिसका, जिसका उदर माने होता है पेट, जिसका उदर लंबा हो, बड़ा हो, अर्थात गणेश जी। तो मतलब तीसरे को किसी को रेफर करना कि जिस पद में, जिस समास में कोई दो भी पद प्रधान ना हो, अर्थात तीसरे पद के लिए रेफर किया जा रहा हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेंगे आपका, है ना। आपका याद है तो ठीक है, ना तो रिवीजन तो हो ही रहा है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर प्रतिस्पर्धा पाई जाती हो, योजक चिन्ह बीच में लगा हो, जैसे दिन रात, है ना, दिन रात, आगे पीछे, ऊंचे नीचे, है ना, सा और मतलब और भी आप बताओ, चलो आप बताओ, ऊंचे नीचे, साफ, तो तेज धीरे, इस तरीके के जो वाक्य आते हैं, तो मतलब वो क्या होगा? द्वंद्व समास, ठीक है। द्विगु समास, जिसमें कि पूर्व पद, ध्यान रखेंगे, पूर्व पद यानी पहला वाला पद संख्यावाची हो और संज्ञा हो, संख्यावाची हो, क्या कहलाएगा वो पद? वो कहलाएंगे द्विगु समास। जैसे कि द्विगु समास के बारे में, जैसे कि दोपहर, है ना, कैसे? दो पहर, है ना, दोपहर, यही दो आ गया ना, पूर्व पद, पूर्व नहीं पहला पद, क्या आ गया? पहर, दो पहरों का समूह, अर्थात द्विगु समास। दो पहरों का समूह आ गया ना, आ गया, दो पहरों का समूह। जैसे कि शताब्दी, शताब्दी, है ना, 100 किसका? 100 वर्षों का समूह को शताब्दी बोलते हैं ना, बोलते हैं 100। पंचतंत्र, है ना, क्या बोलेंगे? पंचतंत्र, पंचतंत्र। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके हैं? द्विगु समास के। इस चीज को आप विशेषकर ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखो थोड़ा जल्दी, एक ही क्वेश्चन पर इतना टाइम नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों पितृस्वा, ये मैंने बता दिया, तो प्लीज इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, और मेरी पिछली वीडियो देख लेना। पितृस्वा का मतलब होता है बुआ, ठीक है, ठीक है जी। आप देख लेना, क्योंकि वो मेरे जो भाई बहन पहले वाले हैं वो कहेंगे सर आप भी इसमें बहुत टाइम लगा रहे हो, तो ठीक है, इनमें इतना टाइम नहीं लगेगा। महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? आपको पता है, चतुर्दश, अर्थात चतुर्माई 4, 10 मीन्स होते हैं 10, चतुर्दश में 4। प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, महेश्वर सूत्र भी कहते हैं, है ना। इन चीजों को आप विशेषकर ध्यान कर लेंगे। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट, पर इसको मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट की सीरीज में डालना महेश्वर सूत्र। क्यों? अब तुम कहो सर हम तो इंग्लिश पढ़ते हैं, भैया इंग्लिश पढ़ोगे पर सुपर टैट में तो 10 नंबर की संस्कृत आएगी ना, आएगी, उसको तो पढ़ोगे ना, पढ़ोगे, उसको तो पढ़ोगे भैया। तो जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे ले लिया, ज्यादा ना, एक दो क्वेश्चन की ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए हैं, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, हम इसको नव पंच भी कह देते हैं, नव पंच, ये हाँ नहीं है यहाँ पर, नव पंच, नव मीन्स 9, पंच मीन्स 5, 9 और 5 कितना हो गया? 14, नव पंच मीन्स नव पंच हो गया, दिमाग में आ गई। तो ये जो है आपको समझ में आ गई होगी महेश्वर सूत्र। महेश्वर सूत्र को क्या बोलते हैं? शिव सूत्र जालम भी बोलते हैं, शिव सूत्र जालम, शिव सूत्र जालम भी आ जाए तब भी इसको महेश्वर सूत्र को बोलते हैं। प्रत्याहार भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं, प्रत्याहार सूत्र भी बोलते हैं। ध्यान रखना इन बातों को जो मैं आपको इस समय लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चतुर्दश सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, सब शिव सूत्र जालम, ध्यान रखना। और मैंने क्या बताया था? पंच नव पंच, ठीक है, ये भी मैंने बताया था नव पंच, यानी कि तो ये चीजें हैं जो महेश्वर सूत्र। और महेश्वर सूत्र की किसने रचना, यानी किसके द्वारा? पाणि जी के द्वारा, जो व्याकरण के क्या है? पिता कहे जाते हैं। व्याकरण के क्या कहे जाते हैं? पिता। व्याकरण के पितामह कौन किसे कहा जाता है? पाणिनि जी को, है ना। तो और अष्टाध्यायी उनकी क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट उनकी व्याकरण की पुस्तक है अष्टाध्यायी, यानी 8 अध्यायों का समूह है उसमें। ये 8 अध्यायों के समूह को अष्टाध्यायी किसके द्वारा कृत है? वो है हमारे पाणि जी के द्वारा कृत है,
ठीक है, इन चीज़ों को मैंने आपसे अलग से बता दिया। बाकी सब चीज़ में आगे एक वीडियो लेकर आएंगे ना, तो उसमें सब कुछ बताएंगे, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे किस तरीके से सूत्र की रचना हुई। जैसे कि नृता विशाने नटराज राधो नानादि ढक्काम नव पंचवारं उद्धातु कामा एकनादि सिद्धांत एक शिव सूत्र जालम। इसमें बहुत हैं, इन चीज़ों को मैं बताएंगे बाद में, पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संयुक्त अक्षर 6 से क्षत्रिय है, यानी कि ये किन दो वर्णों का योग है, इन पे बात कर लेते हैं ना। वर्णों का योग, वर्णों के योग से ध्यान रखना, दो वर्णों के योग से किसका निर्माण होता है, संधि का। ध्यान रखना, वर्णों के योग, शब्दों के योग से किसका निर्माण बनता है, समास का। ये मैं अलग अलग चीजें आपको बता दे रहा हूँ। वर्णों के दो सार्थक वर्णों के मेल, सार्थक शब्द ध्यान रखना, दो सार्थक शब्दों के मेल को क्या बोलते हैं, संधि। और दो सार्थक वर्णों के मेल को संधि, दो सार्थक शब्दों के मेल को समास। प्लीज इस चीज को जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखना। अब वो क्या है, चलो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। वो कह रहा है दो वर्णों का योग। अब दो वर्णों का योग कहने का मतलब आ गया दो वर्णों का योग। तो पहले बस संयुक्त अक्षर होते कितने हैं, तो सर संयुक्त अक्षर होते हैं 4। कितने होते हैं, 4। वेरी गुड। 4 कौन कौन से होते हैं, 6 से 6 तो हो गया है ना, और क्या हो गया, गैसे ज्ञानी भी हो गया, त्रा से त्रिशूल हो गया, और कौन क्या बचा आपका, ये 6 से त्रिशूल, गैसे ज्ञानी, और बताइए जल्दी से, और कौन सा रह गया, गैसे ज्ञानी, त्रा से त्रिशूल, 6 रह गया, और बताओ। वेरी गुड, श्रेय। तो ये जो हमारे हो गए, ये हमारे 4 वर्ण हो गए। ठीक है, अब पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं 6 से क्षत्रिय। ये बहुत आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सीरीज में डाल लेना, अधिकतर यही आता है जो 6 से क्षत्रिय। तो देखो आधा के और प्लस से, इन दोनों से मिलकर बनता है 6 से क्षत्रिय। ठीक है, पहले के आएगा, आधा के, फिर आएगा से। तो मतलब कि खड़ी बोली में का को क्या ही बोला जाता है। ठीक है ना, ये ध्यान प्लीज रख लेंगे, सही है। अब बात आती है कि सर अब श्रेय भी बताया था आपने, उसके बारे में बता दो। तो यस, आधा श्रेय और प्लस रे, है ना, ये हो गया श्रेय, है ना। और जय, आधा जय प्लस अन्या बराबर क्या हो गया, जय हो गया। वेरी गुड। आगे और क्या रह गया था, और हमारा और तो सब हो गए ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये और क्या रह गया था, और तो कुछ ऐसा नहीं रहा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ध्यान रखना, संयुक्त अक्षर होते हैं 4। ध्यान रखें, शय, श्रेय, त्रय और गे। त्रय रह गया था, अच्छा, त्रय के बारे में बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। त्रय में बात कर लेते हैं, आधा तय और प्लस और रे। तो ये चीज़ों को सबसे ज़्यादा इनमें जो पूछा जाता है ना, वो ये वाला पूछा जाता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, इन चीज़ों को नहीं पूछा जाता। क्यों कि त्रय में तय तो आपको सुनाई दे रहा है, रे भी, श्रेय में सह भी दिखाई दे रहा है, रे भी सह दिख रहा है, और एक गैसे ज्ञानी अधिकतर इसको पूछ लेता है, क्योंकि ये अलग वर्ड में जाता है ना। तो आधा जय और अय्या। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 2 वर्ड ध्यान रखना, गे और छह, क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वो क्या, किराए पर चलने वाली मोटर गाड़ी को क्या कहते हैं भैया, वो उसे कहते हैं हम टैक्सी। क्या कहते हैं, टैक्सी। ठीक है, और टकसाल जहां पर मुद्राओं का क्या होता है, ढलाई होती हो, जहां पर उसका निर्माण होता हो उसे टकसाल बोलते हैं। ठठेरा जो पीतल की वस्तुओं को या जो धातुओं के निर्माण से किसी भी बर्तन का निर्माण करता हो उसे हम ठठेरा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वो कह रहा है निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना कौन सी है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना के बारे में बात कर रहे हैं। तो यस, पथिक है, मेरा घर है, युगवाणी है, या सतपुड़ा के जंगल है। तो इन चीज़ों को मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो युगवाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चनों में यानी कि परीक्षाओं में आई हुई है। पहले बात करते हैं भवानी प्रसाद की। भवानी प्रसाद का जो हमारा आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, यानी सतपुड़ा के जंगल। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, इसका तो आंसर होगा ये। बात आती है कि युगवाणी किसकी है। तो युगवाणी मैं आपको दोस्तों बताता हूँ युगवाणी है किसकी। युगवाणी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, और युगवाणी के बारे में। तो युगवाणी जो है, इसको पहले इंपॉर्टेंट की सीरीज डाल लो। युगवाणी है किसकी, युगवाणी है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से, सही है। ये बहुत आती है युगवाणी, कई बार प्लीज आई हुई है
यूपी टेट में भी आई है, सी टेट में भी आई है और अलग स्टेटों की परीक्षाओं में भी आई है। ध्यान रखेंगे। सुमित्रा टीजीटी पीजीटी में भी आई है। तो सुमित्रानंद पंत की कौन सी? युगवाणी। ठीक है, आगे चलते हैं। पथिक किसकी है सर? सतपुड़ा के जंगल होगी, भवानी प्रसाद मिश्र की होगी। युगवाणी सुमित्रानंद पंत की होगी। मेरा घर, अब मेरा घर ये कोई अभी है नहीं। पथिक के बारे में, पथिक भी इंपॉर्टेंट है। पथिक के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। पथिक किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है। किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी की है। क्या है? पथिक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस विकल्प में लोकोक्ति व उससे संबंधित भावार्थ अशुद्ध है? अशुद्ध के बारे में, शुद्ध नहीं, अशुद्ध है। इसका मतलब आपके लिए 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे, इसमें से देखते हैं। 7-5 की लकड़ी, एक जने का बोझ। भाई 7-5 की लकड़ी हो, अब एक जने का बोझ तो कुछ पता ही नहीं लगता। इसका मतलब ये होता है कि एकता में क्या होती है? बहुत शक्ति होती है। इसका मतलब ये वाली बात बिल्कुल सही है ना। समय पाए तरवर फलें, समय पाए तरवर फलें कहतों सींचो नीर। कहने का मतलब ये है समय पर आने पर ही फल लगते हैं, समय आने पर ही सब उस चीज को सींचा जाए तो अच्छा रहता है। आगे बात करी जा रही है, क्या बात करी जा रही है? आगे बात करी जा रही है, देखो, समय आने पर ही सब काम पूरे होते हैं। देखो इसका अर्थ ये दे दिया, समय आने पर सब काम पूरे होते हैं, उससे पहले नहीं। बिल्कुल बात इसकी ये भी सही, ये भी सही। पर ये हमारा अशुद्ध के बारे में कह रहा है, मैं तो अब अशुद्ध, वो ये कह रहा है जो अशुद्ध है, सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। अब इसका इन्होंने भावार्थ ये दिया है, बहादुर या साहसी लोग सब, अरे भैया ये थोड़ी होगा, सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई दे। इसका मतलब ये बात हुई कि अमीर आदमी जो होते हैं, जब कोई अमीर आदमी होता है ना, अमीर हो तो उसमें क्या होता है, जब कोई अमीर आदमी हो तो उसके लिए तो भैया सबके दुख दुख के लिए तो दुख थोड़ी महसूस करेगा, है ना, जो अमीर आदमी होगा। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। इसका मतलब ये हुआ कि अमीर हो या सुखी व्यक्ति वो तो सबको सुखी समझता है ना, तो सभी को आनंद में समझता है। तो इसका मतलब ये हुआ, पर बहादुर का मतलब नहीं हुआ इसमें। ठीक है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। आगे कह रहा है मुफ्तखोर लोग सब मजे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें किसी बात की, ये बात बिल्कुल सही है भाई, उन्हें चिंता ही नहीं रहती। जो मुफ्तखोर लोग होते हैं ना, उनकी कोई इज्जत होती। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा अशुद्ध है। अशुद्ध हमारा जो होगा वो होगा, बताइए जल्दी बताइए, यानी कि थर्ड, यानी सी इज अ करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है, खे गे डे ढे तय, इनमें से एग होश कौन सा है ना। तो एग होश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सो छोटी सी एक ट्रिक है, इस चीज को दिमाग में रख लेंगे। एग होश यानी कि पहला, एग होश का मतलब पहला, और घोष का मतलब दूसरा, और स का मतलब सारे। सारे नहीं बोलेंगे, यानी कि ऊष्मीय वर्ण। सारे ऊष्मीय वर्ण में तो है भी आ जाता है, पर सिर्फ जो सारे स हैं, है ना, जो सारे स हैं बस उनको लेंगे। ठीक है, पहला दूसरा, यानी कि जो हमारे वर्ग हैं कचट तप में, कचट तप का पहला पहला और दूसरा, कै खे चे छे, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। कचट तप पहला दूसरा, तो पहला दूसरा किस किस में आ रहे हैं, देखो, के चे टे ते और पे। इन चीज को छोड़, अभी बहुत जल्दी से अभी निपटा देते हैं। तो कह रहा पहला दूसरा कै और खे, चे और छे, टे और ठे, ते और थे। ये करेंगे ते और थे, पे और फे। तो ये हो गए आपके, क्या हो गए, एग होश हो गए सारे। और शे शे से और से, ये हो गए। ठीक है, इसको मूर्धा, मूर्धा और, यस दोस्तों, कौन सा, मूर्धन्य। और आपका ये वाला जो स है, इसको क्या बोलेंगे, इसको कौन सा वाला स बोलेंगे, बोले जल्दी, तालव्य, तालव्य। और ये वाले स को क्या बोलेंगे, इस वाले स को बोलेंगे दंत। इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा बाद में, परेशान मत होना, इस चीज़ को पूरी जानकारी दूंगा, बहुत अच्छी स्टोरी से सुनाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें अपना आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा। आंसर होगा मतलब हमारा ये वाला, सेकंड इज करेक्ट आंसर। यानी कि दो युक्त अक्षर हो गए, कौन कौन से अक्षर हो गए ये भी बता देते हैं। एक तो हो गया ठे और हो गया तय। कौन सा हो गया, ठे और तय, यानी कि ये वाले, एक तो ठे और तय।
ठीक है, इन चीज़ों में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं बात। ये रहा क्वेश्चन आपकी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी करते हैं। आवारा मसीहा आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा किस साहित्यकार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो किसकी है? शरत चंद की है। वो कह रहा है, पर ध्यान रखना, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है, ये चीज इसमें वो नहीं पूछ रहा वो किसके, मतलब वो किसके जीवन पर आधारित ग्रंथ है, ये बताना। क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसमें ये नहीं पूछा कि इसके रचनाकार कौन है, उसमें ये पूछा है कि इस साहित्यकार जो आवारा मसीहा है ये किसके ऊपर आधारित है, किसकी जीवनी, इसकी जो जीवन की जो पटकथा है वो किसके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो अब देखते हैं, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ, बंकिम चंद्र या माइकेल मधुसूदन दत्त। तो इसमें बताएंगे आपका आंसर कौन सा होगा। यस प्लीज दोस्तों जल्दी बताएंगे। आवारा मसीहा किसकी? आवारा मसीहा, आवारा मसीहा है, वेरी गुड। किसकी आवारा मसीहा, जल्दी बताएंगे। आवारा मसीहा, यस वेरी गुड। आवारा मसीहा है शरत चंद्र के जीवन पर, यानी कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, शरत चंद्र, इनका पूरा नाम क्या है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित ये जीवनी है, और इस जीवनी को 1947 में क्या बनाया था, प्रकाशित किया गया था। है कब? 1947 में इसको प्रकाशित किया गया था। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ये ध्यान रखेंगे, चट्टोपाध्याय पूरा नाम लिखेंगे, चट्टोपाध्याय। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर इसको आधारित है। 1947 में इसको प्रकाशित हुई थी आवारा मसीहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को आपको पता है, इनके लिए गुरुदेव है, क्या गुरुदेव की संज्ञा दी गई है, गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। और इनकी एक, जिसमें इनके लिए क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि, है ना, गीतांजलि पर इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य में, लिटरेचर में। ठीक है, आगे बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बात करते हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक बहुत अच्छी, इन्होंने क्या बताया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, यानी कि वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनका ये वंदे मातरम, क्या ये वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र के बारे में होगी बात, इनके बारे में, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, माइकल सुधन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। माइकल मधुसूदन क्या है? ये मेघनावध, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघनावध बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। मेघनावध माइकल मधुसूदन दत्त की है, ये काव्य है। क्या है? ये काव्य है एक। ये पूछ लेगा माइकल मधुसूदन, क्योंकि ये एक अजीब, माइकल एक ऐसा लगता है जैसे कि ये विदेशी नाम हो, तो माइकल मधुसूदन की एक है, काव्य है इनका, है क्या है? मेघनावध, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ये आ जाती है मेघनावध। और यहाँ से क्वेश्चन आप पूछ लेगा, आपको 3 क्वेश्चन आंसर ये दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन सा बंगाल का साहित्यकार नहीं है, बंगाल का कवि नहीं है। तो प्लीज दोस्तों, ये चारों के चारों बंगाल के ही क्या है? लेखक हैं, बंगाल के कवि हैं सारे, ध्यान रखेंगे। बंगाली कवि हैं सारे, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, माइकल मधुसूदन। सही है, तो आवारा मसीहा इनके ऊपर है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि हो गई, वंदे क्या है इनके ऊपर जो हो गई, बंकिम चंद्र चटर्जी के क्या हो गई? वंदे मातरम। और माइकल मधुसूदन क्या हो गई? इनकी क्या हो गई? मेघनावध काव्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर। क्या कहना चाह रहे हैं? अध्यापक को पुस्तक दीजिए, वाक्य में कौन सा कारक है? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक? को, कर्ता ने कर्म को, तो क्या आ गया? कर्म, यानी कि जहां पर कर्म की प्रधानता होती है वहां पर कर्म कारक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मुख बाल रवि समलाल, सम समान क्या आ गया?
मुख बाल रवि सम लाल, पंक्ति में अलंकार बताइए। मानवीयकरण, अतिशयोक्ति, यमक, उत्प्रेक्षा। जल्दी बताएंगे इसमें कौन सा अलंकार है। यस, तो मुख मुख बाल रवि सम लाल, इसमें कौन सा अलंकार होगा। यस, कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में इसमें बात करी गई है। क्या बात करी गई, जहां पर उपमान के न होने पर भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। इस बात को ध्यान रखना है, जहां पर उपमान उपमान के न होने पर, उपमान के न होने पर, न होने पर, उपमान के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे एक बात लिखेंगे, जैसे कि अगर दूसरी बात में अर्थात बात मैं करूं तो अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए, ये वाली बात भी लिख लेंगे। अप्रस्तुत यानी कि अप्रस्तुत, अप्रस्तुत, अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए, तो अप्रस्तुत को ही प्रस्तुत मान लिया जाए, वहां पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की छोटी सी ट्रिक है, इस चीज को आप लिख लेंगे। मन माने हूं, मन माने हूं, जन जाने हूं, मन माने हूं, जन जाने हूं, ये चीज आती है। निश्चय आता है एक शब्द, निश्चय कभी कभी आता है, निश्चय। और रवि ईव, ईव, ये शब्द अगर आ जाते हैं तो आप ज्यों, ये अगर शब्द आ जाए तो समझ लेना वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। बात करते हैं उपमा अलंकार, इसमें दिया नहीं है, चलो कोई बात ही नहीं करते। रूपक अलंकार की भी नहीं दिया है, ना बात नहीं करते। यमक अलंकार की थोड़ी, और अतिशयोक्ति, जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, है ना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना ही क्या है, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और यमक के बारे में छोटा सा मैं आपको बताता हूं, जहां पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, एक शब्द की बात बता रहा हूं, शब्द, शब्द एक से अधिक बार, एक से अधिक बार, वर्ण नहीं, ध्यान रखना, शब्द एक से अधिक बार, शब्द एक से अधिक बार आए, वहां पर क्या होगा, यमक अलंकार। जैसे कि सजना है मुझे सजना के लिए, एक शब्द दो बार आया, तो सजना है मुझे सजना के लिए, यमक अलंकार है ना। काली घटा का घमंड घटा, यही होगा, ठीक है। कनक कनकते सौगुन, यमक ही होगा। तो ये वाली चीजें जो जो शब्द एक से अधिक बार आते हैं वहां यमक अलंकार। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति अलंकार। यहाँ पर ज्यों, मन माने हूं, जन जाने हूं, ज्यों ही, ईव, इस तरीके से शब्द है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीय अलंकार, जहां पर प्राकृतिक चीजों का मतलब मानव से तुलना की जाती है, वह मानवीय अलंकार। तो ये आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं नेक्स्ट बात। शुद्ध शब्द का चयन करना है, सन्यासी या सन्यासी या सन्यासी या सन्यास। तो इस सन्यास नहीं है, सन्यासी नहीं, सन्यासी कैसे लिखा जाएगा, देखो सन, पहले ध्यान रखेंगे, सन और न्यासी। अगर अगर आप, मैं आपको दोबारा एक, अगर हम ऐसे लिखते हैं, समझो ये सन्यासी, अधिकतर ये लिखते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा सन्यासी। तो ये सन्यासी है, सन्यासी नहीं होता। तो अगर मैं इसको इतना इधर कर दूं तो हो गए न्यासी, ये है सन्यासी, तो सन्यासी थोड़ी होगा। अगर मैं अभिबंधी लगाऊंगा अब हो जाएगा सन्यासी पूरा, न्यासी में सन जोड़ दो, क्या आ जाएगा, सन्यासी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दिए गए शब्द में वचन ज्ञात करना है। चाय, चाय कौन सा वचन है, त्रिवचन, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन। तो जितने तरल पदार्थ होते हैं सब वो किस में आते हैं, एक वचन में आते हैं। ये कौन सा है आपका, एक वचन। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें क्या होता है, एक वचन और बहुवचन ओनली। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल देंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है,
कछुआ धर्म नहीं है, उसने कहा था नहीं है, बुद्ध का कांटा नहीं है, सुख में जीवन नहीं है। तो ये सिर्फ फोकस करना है, कहानी नहीं है ना? क्या है? कहानी नहीं है। तो भैया कछुआ धर्म है, कछुआ धर्म नहीं है। तो कछुआ धर्म क्या है? ये एक निबंध है। क्या है? ये एक निबंध है, निबंध। कछुआ धर्म क्या है? एक निबंध है, ना कि ये कहानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे उसने कहा था, है ना? उस इनकी कुछ प्रमुख रचना है, जैसे सुखमय जीवन, इन्हीं की है ये सुखमय जीवन, ये रचना है इनकी सुखमय जीवन। इनको उसने कब करा था? 1911 में करा था। और बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा इन्होंने कब करा था? 1914 में करा था। 1914, ध्यान रखेंगे इनको। उसने कहा था, उसने कहा था 1915 में। तो इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कि ये इनकी क्या है, ये इनकी जीवनी है। कछुआ धर्म क्या है? इनका निबंध है। क्या है? निबंध है। सारी मैंने आपको चीज़ें बता दी। सुखमय जीवन 1911 में इन्होंने प्रकाशित की थी, है ना? ये क्या इनकी रचना है। बुद्ध का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। इसी तरीके से लर्न कर लेंगे, हैं? तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग। अब पुल्लिंग पे बात करते हैं। पुल्लिंग क्या है? देखो, आत्मा स्त्रीलिंग है ना? अंगूर खाई या अंगूर खाया, तो अंगूर खाया पुल्लिंग है। वेरी गुड, यानी कि सी बी इज द करेक्ट आंसर, सेकंड होगा। अप्सरा आई या अप्सरा अच्छी, अच्छा, अप्सरा अच्छी होती है। आग लगी या लगा, लगी, तो ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ये भी स्त्रीलिंग है और ये भी स्त्रीलिंग है। तो हमारा जो आंसर होगा बी इज द करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अंगूर पुल्लिंग, सॉरी पुल्लिंग बोला है ना, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर मीठे हैं। तो ये हमारा पुल्लिंग है। आत्मा, अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा, तो यानी बुरी, बुरा थोड़ी होता, बुरा आत्मा ऐसा नहीं बोलते ना, बुरी आत्मा, तो ये स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और बात करते हैं। कोविद, कोविद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद वेरी इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ, वो अभी हमारे प्रेसिडेंट पिछले वाले जो थे कोविंद थे ना, तो उसके बारे में, कोविद का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? इन चीजों को बताएंगे आप, कौन सा नहीं है। यस, कौन सा नहीं है, जल्दी बताएंगे। तो इसमें विलक्षण नहीं है, विधा नहीं है, विद्वान नहीं है, मनीषी नहीं है, कोविद का। यस, कोविद का मतलब क्या होता है? कौन सा नहीं है, जल्दी बताएंगे, कौन सा नहीं है? कोविद, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। क्या रहा है? विधा नहीं है, विधा। अब कोविद का मतलब क्या होता है? कोविद का मतलब होता है पंडित। क्या होता है? पंडित। कोविद का मतलब होता है पंडित। और क्या बोल सकते हैं हम? सुधी, सुधी बोल सकते हैं, और विद्वान भी बोल सकते हैं, है ना? देखो इसमें है विद्वान, और विद्वान भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? मनीषी भी बोल सकते हैं, बुद्ध बोल सकते हैं, धीर बोल सकते हैं, मनीषी बोल सकते हैं। ये क्या है? कोविद के ही पर्यायवाची हैं। अब बात आती है विधा। विधा का क्या, इनका क्या होगा? विधा, इसका क्या होगा फिर? इसका होगा ब्रह्मा, आत्मभू। क्या होगा? आत्मभू, ब्रह्मा। क्या होगा? ब्रह्मा। और क्या होगा? स्वयंभू। क्या होगा? स्वयंभू। स्वयंभू भी नहीं होगा। चतुरानन पितामह, 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 इनका ही होगा। ये विधा, इनके हैं विधा के, जो मैंने अभी बताए हैं आपको। और जिससे पहले जो बताए थे, कोविद के मनीषी, विद्वान, विलक्षण, पंडित, सुधी, विद्वान, बुद्ध, धीर, मनीषी, ये सब इसी इनके कोविद के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? शुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा है शुद्ध वर्तनी वाला? सागर अधिक गहरा है, ये शुद्ध है। मैंने उसकी बात परेशानी की, ये शुद्ध है। या आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया, ये है। या हर्षा को अपने सौंदर्य पर गर्व है, हर्षा। तो कौन सा इसमें आप कह रहे हैं अशुद्ध वर्तनी वाला? अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है आपको। यस, आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया, अशुद्ध वर्तनी वाले वाक्य का चयन करना है। सागर अधिक गहरा है, मैंने उसकी बात परेशानी की, मैंने उसकी बात
परेशानी की। यस दोस्तों, क्या कहा गया है कि कौन सा वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी वाला, कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला के बारे में बात करते हैं। तो कौन सा शुद्ध, हर्षा को हर्षा नहीं होता, हर्ष होता है ना। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, मैंने उसकी बात परेशानी की, ये भी गलत है भाई, परेशान की परेशानी थोड़ी होता है। अब सागर अधिक, इसमें क्या विशेषण संबंधी, सागर अधिक गहरा है, विशेषण संबंधी त्रुटि है, ध्यान रखेंगे। सागर अधिक गहरा है, इसमें कौन सी अधिक जो होगा, अधिक भाई जो खुद ही अधिक है तो उसको और अधिक करने की क्या जरूरत है। तो इसमें कौन सा विशेषण संबंधी, इसमें अशुद्धि है ना। मैंने उसकी बात परेशानी की, इसमें परेशानी क्या है, इसमें भी परेशानी विशेषण संबंधी त्रुटियां हैं, और इसमें क्या है, इसमें संज्ञा संबंधी त्रुटियां हैं। और आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया, ये शुद्ध वाक्य है ना। तो आपने नौकरी पाने का एक अच्छा अवसर खो दिया, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। आवर आंसर गोइंग इज टू, कौन सा जा रहा है, वेरी गुड, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहे हैं, लगे रहिए वैस। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है, देशज, वेरी गुड। खटपट, लीची, पेंसिल, पुलिस, जल्दी बताएंगे इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो कि देशज है, कौन सा शब्द देशज है, ये बताएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा, वेरी गुड, आप भी बताओ, पहले मैं बाद में बताऊंगा। वेरी गुड, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ, जल्दी बताएंगे कौन सा होगा, देशज शब्द कौन सा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, खटपट। आवर आंसर इज फर्स्ट, फर्स्ट तो हमारा हो गया देशज शब्द। अब बात आती है सर, अब इसके बारे में बताओ, लीची क्या है, पुलिस कौन सा शब्द है ना, पेंसिल कौन सा शब्द है, इसके बारे में बताओ। इसके बारे में भी बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पर प्लीज दोस्तों, हर एक ऑप्शन को आपके सामने मैं हिट लेकर चल रहा हूँ, और अपने प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, मुझे भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो ठीक है, तो आपको करते हैं देशज शब्द। तो खटपट तो हो गया हमारा आंसर। लीची कौन सा शब्द है, लीची कैसा, लीची एक चीनी शब्द है, कौन सा शब्द है, चीनी, ध्यान रखेंगे। अभी लिखो इसको, मिनपुटेंट की सीरीज में डालो, क्या है ये, चीनी क्या है, एक चीनी, लीची एक चीनी शब्द है। पेंसिल कैसा शब्द है, पेंसिल शब्द है अंग्रेजी शब्द है, कैसा शब्द है, अंग्रेजी है। पेंसिल कैसा शब्द है, अंग्रेजी। और पुलिस कैसा शब्द है, वेरी गुड, पुलिस के बारे में बताएंगे, पुलिस कैसा शब्द है, पुलिस है लैटिन शब्द, कैसा, लैटिन शब्द है पुलिस, कैसा शब्द है, लैटिन शब्द, पुलिस है लैटिन शब्द, समझ में बात आ गई। खटपट क्या है, देशज शब्द, लीची क्या है, चीनी शब्द, पेंसिल क्या है, अंग्रेजी शब्द, पुलिस क्या है, लैटिन शब्द। तो आई होप मेरे भाई बहन बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यस, ये कह रहा है प्रेम वाटिका किसकी रचना है, मोस्ट इंपोर्टेंट की चीज में डालो, अभी इसे जल्दी करो। प्रेम वाटिका किसकी रचना है, सूरदास को, घनानंद की, रास खान की, या मीराबाई की। तो सूरदास की को की जगह की कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, की, सूरदास की। तो प्रेम वाटिका, प्रेम कहाँ होता है, जहाँ रस बरसता है भाई, प्रेम कहाँ होगा, जहाँ रस बरसेगा, और रस कहाँ बरसेगा, हमारे थर्ड वाले ऑप्शन में बरसेगा। रस खान की हो गई ना, हो गई प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका किसकी हो गई, रस खान की, प्रेम वाटिका किसकी होगी, रस खान की। और प्रेम कहाँ बरसता है, जहाँ रस होगा वहीं तो प्रेम। ये ठीक है, मतलब अपने दिमाग में भर लेंगे भाई, किसी भी तरीके से हमें तो लर्न करना है, विद्वान को बाद में बन जाएंगे, पहले हमें अपना क्या है, और बस हमारा क्लियर हो जाओ हमारा एग्जाम, उसके बाद में बन जाएंगे। तो प्रेम वाटिका किसकी है, रस खान की, रस खान, यहाँ रस बरसता हो वहाँ प्रेम वाटिका हो जाएगा हमारा। तो हमें याद करना अब सरल होगा, भूलना है नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और रसखान कैसे थे, रसखान भक्तिकालीन कवि थे, इनके इनके जो दोहे हैं 53 इनके दोहे हैं, और इस चीज को आप ध्यान से रख लेंगे, ठीक है। मीराबाई की, घनानंद की, सूरदास, ये अब बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इनके मैंने और दूसरी वीडियो में पूरा पूरा इनको कवर करा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है, आज्ञा दीजिए, आज्ञा देना मतलब अनुमति देना है, अनुमति देना, आज्ञा मतलब अनुमति देना। तो आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं यही पूछ सकता है, तो 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना, कृत, क्रम और वाच्य, दिमाग में बात आ गई। तो अनुमति देंगे तो आपका कैसा आएगा, अनुमति देना, आज्ञा देना, मतलब क्या है,
कौन सा जाएगा ये? वेरी गुड, यानी कि भाववाच्य। कौन सा? भाववाच्य। ये हमारा भाववाच्य में जाएगा, है नहीं? ये अर्थबोध, आराम करना, इस तरीके के ध्यान रखेंगे। ये भाववाच्य। वाच्य क्या होते हैं? वाच्य को मैं थोड़ा सा बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा कर्ता, कर्म, भाव, क्या? कर्ता, कर्म और भाव, कर्ता, कर्म और भाव में इनमें देखते हैं इसमें किसकी प्रधानता है, बस, है ना? इसमें किसकी प्रधानता है? क्रिया किसकी? कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, वही वाच्य कहलाते हैं, है ना? हम इसी में तो देखते हैं, जहाँ कर्ता की प्रधानता हो कृतवाच्य, कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य, है ना? तो उन्हें हम वाच्य कहते हैं। अब बात आती है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो हमारी क्लियर बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं बात किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में डालो उसको सीरीज में। ये है किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? यस, बचपन का हुआ है, कैशौर्य का हुआ है, ऐश्वर्य का हुआ है, मातृत्व का हुआ है। जल्दी बताएंगे, बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड, हमारा जो आंसर बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? जल्दी बताएंगे, आप बताएंगे आंसर। वेरी गुड, सही लगाया आंसर, ऐश्वर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि 3 ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, ऐश्वर्य का मतलब होता है कि ईश्वर है। ईश्वर, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ईश्वर। ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ईश्वर, यानी कि ईश्वर क्या है? एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है ईश्वर? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक, वो यही तो पूछा था, भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है, तो ऐश्वर्य हो गया, यानी ऐश्वर्य क्या है? यानी ईश्वर। ईश्वर क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये बात क्लियर है। अब बात आती है सर इसके बारे में बताना है कि कौशल्य क्या है। फिर कौशल्य है, कौशल्य शब्द किशोर से बना है। किससे? किशोर से। किससे बना है? कौशल्य किशोर शब्द से। और किशोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, ध्यान रखेंगे इस बात को। कौशल्य क्या है? किशोर से बना है कौशल्य। और किशोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सही, ध्यान से रखेंगे, जातिवाचक संज्ञा से। अब क्यों, ये तो है जातिवाचक, और ये कौशल्य क्या है? भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। अब बात आती है मातृत्व की। मातृत्व के बारे में बात कर लेते हैं। मातृत्व क्या है? मातृत्व शब्द है मात्र से निकला है। किससे? मात्र से, है मात्र, मात्र से, है ना? ये और मात्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। और जातिवाचक मात्र से बनकर मातृत्व है, क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई, ठीक है। कौन सी बन गई? भाववाचक संज्ञा। अब बात आती है बचपन। बचपन क्या है? बचपन है एक, बचपन किससे बना? बच्चा से, है बच्चा। और बच्चा क्या है? इसमें जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा से क्या बनी है? बच्चा से क्या बना है? बचपन। तो बचपन क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। तो ये ध्यान रखेंगे, वो कह रहा है भाववाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक। ध्यान रखेंगे, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक से हुआ है, सही है। और ये सारी हैं जातिवाचक से भाववाचक बनी है। हमसे उल्टा पूछा था भाववाचक से व्यक्तिवाचक, तो ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ईश्वर। ईश्वर क्या है? व्यक्तिवाचक। और व्यक्तिवाचक से ऐश्वर्य बन गया भाववाचक। तो आई होप आप समझ गए होंगे, सभी ऑप्शनों को मैंने सही तरीके से समझा दिया। बच्चा क्या है? बचपन। कौशल्य क्या है? किशोर। ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर। मातृत्व क्या है? मातृ। तो मातृत्व क्या? भाववाचक संज्ञा। ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गई। शौर्य क्या है? किशोर, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनी है, व्यक्तिवाचक से नहीं बनी है। व्यक्तिवाचक सिर्फ ये है, ये हमारी ये वाली, यानी कौन सी? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर क्या है? व्यक्तिवाचक। समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। भाषा की कक्षाओं में उपयोग होने वाली स्थानीय भाषा में लिखी गई सामग्री क्या कहलाती है? जल्दी बताएंगे।
वो कहलाती है प्रामाणिक सामग्री। पाठ्य पुस्तक लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध या प्रायोगिक किताब। जल्दी बताएंगे। यानी कि भाषा कक्षाओं में उपयोग होने वाली स्थानिक लिखी गई भाषा। ये हमारा यानी कि पेडागोजी से कुछ 2-3 क्वेश्चन ले गए हैं। क्यों आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन उसमें, इसलिए मैंने ले गया है। यस, तो क्या कहलाएंगे उसको? प्रामाणिक सामग्री। यानी भाषाओं की कक्षाओं में उपयोग होने वाली स्थानिक भाषा में लिखी गई सामग्री प्रामाणिक। सही है। क्या कहलाती है? प्रमाणिक। समझ में आ गई? प्रमाणिक सामग्री कहलाती है। यानी ए इज द करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। थोड़ा में किस प्रकार का विशेषण है? भाई थोड़ा में कौन किस प्रकार का है, जल्दी बताएंगे। थोड़ा में परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सर्वनामवाचक? थोड़ा में किस प्रकार का विशेषण? मैं नहीं बताने का, अब आप बताओ। जल्दी बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी। आप बताएंगे जिसमें कौन सा आंसर होगा। थोड़ा में किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक या आपका गुणवाचक, सार्वनामिक? जल्दी बताएंगे। यस, वेरी गुड। थोड़ा हो गया, 4 किलो हो गया, 1 मीटर, 2। जल्दी बताएंगे हैं क्या है? वेरी गुड, जल्दी बताएंगे। परिमाण। वेरी गुड। क्या है? थोड़ा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। ठीक है, चलते हैं आगे करते हैं। चलो इसको थोड़ी सी 1-2 चीजें इसमें बता देते हैं। यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताए। ध्यान रखना, परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? जो शब्द, लिख लेंगे, चलो लिखो। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की मात्रा बताएं, वो क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 4 किलो, 1 मीटर, 2 लीटर, थोड़ा, बहुत। अगर यहाँ थोड़ा ना होकर क्या होता? बहुत होता, तो परिमाणवाचक में आया था। ध्यान रखना, कैसे में आया था? परिमाणवाचक में। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं, चलो आप कहोगे सर इसमें भी बता दो, तो संख्यावाचक में बता देता हूँ। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। अरे भैया, संज्ञा सर्वनाम की तो विशेषता बताएंगे, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संख्यावाचक। जैसे 2, 3, 4, 5 और एक। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें संख्यावाचक में। अगर गुना दिखाई दे जाए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, और एक शब्द और देखा, प्रत्येक। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक शब्द आ जाए संख्यावाचक, प्रत्येक संख्यावाचक, गुना आ जाए संख्यावाचक। ठीक है, और इसमें देखो, अब तुम कह रहे हो सर आपने अभी पहले परिमाणवाचक में 4 किलो, 1 मीटर ये चीज बताई थी, तो एक और उसके संग लिखा हुआ है मीटर। ध्यान रखेंगे, 1 मीटर, मीटर इसमें साथ जुड़ा हुआ है। परिमाणवाचक की बात बता रहा हूं मैं। 2 किलो, 2। ध्यान रखेंगे इस चीज में, ये संख्या, उसमें क्या नाम है? 4 किलो। अगर 4 यहाँ आ गया, 4 और के साथ किलो जरूर लगा हुआ होगा। ध्यान रखना, तो जब होगा ये परिमाणवाचक। और संख्यावाचक में ये संख्या होगी अलग अलग, 2, 3, 4। और ध्यान रखेंगे, इन सबसे बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो ये है, जैसे कहीं गुना लिखाया जाए, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, और कहीं लिख जाए प्रत्येक दिखाई दे जाए, तो यह कौन सा? संख्यावाचक है ना। परिमाणवाचक में थोड़ा, ज्यादा, बहुत, ये चीजें आ जाती हैं। गुणवाचक के बारे में छोटी सी बात कर लेता हूँ। लो आप बताएं, कहेंगे सर इसका भी नहीं बताया, तो गुणवाचक में थोड़ा बात कर लो। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम गुण धर्म का स्वभाव बताएं। किसका? वे संज्ञा शब्द जो सर्वनाम के गुण धर्म और स्वभाव को बताते हैं, वो हम गुणवाचक सर्वनाम बोलते, विशेषण बोलते हैं। जैसे कि दुर्बल है ना, दुर्बल शब्द आ जाए, गुणवाचक विशेषण है ना। क्या आ जाए? पठारी भाग, गुणवाचक सर्वनाम है, विशेषण है। सर्वनाम निकला, सॉरी, इस चीज को बार बार। तो अब दूसरा, जैसे कि मोटा, नया, तीक्ष्ण, ये शब्द आ जाए। तीक्ष्ण शब्द आ जाए, ये क्या है? सारे ये आए हैं गुणवाचक, संज्ञा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव को बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक के बारे में जरा से मैं आपसे बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, हर एक क्वेश्चन, प्लीज दोस्तों, मेरी मेहनत अगर आपको लग रही है कि हाँ भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज दोस्तों एक लाइक सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। देखो, इसमें मुझे आपकी सपोर्ट की भी ज़रूरत है, और इससे सपोर्ट क्या है कि सपोर्ट यही है कि मेरा मोटिवेशन बनता है कि इस तरीके से बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आप तक ये चीज़ फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, मेहनत करने को कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ, बस आपका सपोर्ट चाहिए। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए। ध्यान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डालना इसको। वे सार्वनामिक शब्द, वे सर्वनाम शब्द, लिखूंगा, चलो लिखो। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आए, संज्ञा से
पहले आए। वे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा से पहले आए और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। लिखो जल्दी, लिखो, मैं बोल रहा हूं। और लिखो, और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। लिखो मेरे संग, जो मैं बोल रहा हूँ जल्दी, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, चलो ठीक है। लिखो, चलो लिखो, लिखो। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं। लिखो जल्दी। सार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम होते हैं जो संज्ञा से पहले और विशेषण की तरह उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताएं। क्या कहलाते हैं वो? सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे लिखो, चलो, जैसे यह लड़की नहीं है, अगर मैं ये लिख दूं, यह लड़की नहीं है, यह लड़की नहीं है, तो लड़की क्या है? संज्ञा है। लड़की संज्ञा है। मैंने कहा था सर्वनाम हो सकता है वो, या क्या हो सकता है? संज्ञा शब्द भी हो, संज्ञा शब्द हो सकता, संज्ञा शब्द से पहले लगे हुए शब्द, संज्ञा शब्द से पहले लगे हुए शब्द। अब यह क्या है? एक सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान रखेंगे इस बात का। क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले, लड़की क्या है? संज्ञा है लड़की। यह लड़की, वह लड़का, ध्यान रखेंगे, जो संज्ञा से पहले लगे हैं, जो शब्द संज्ञा से पहले लगेंगे वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। ये कई बार क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार इस चीज को फोकस कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण के बारे में अगर बात करें तो विशेषण होते हैं 8 प्रकार के। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक है। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, है ना। और परिमाण भी हो गया, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, व्यक्तिवाचक, तुलनावाचक, संबंधवाचक, सार्वनामिक विशेषण। ये 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो 4 प्रकार के तो उसमें दे ही दिए ना, दे दिए। तो प्रश्नवाचक नहीं दिया, एक तो प्रश्नवाचक लिख देंगे, है ना। परिमाण दे दिया, कोई बात नहीं। संख्यावाचक लिख लेंगे, है तो कोई बात नहीं है। व्यक्तिवाचक तो नहीं है, व्यक्तिवाचक लिख लेंगे। तुलनावाचक लिख लेंगे। तो ये कितने हो गए? 8 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते। ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया था। निरोग में संधि नहीं है। निरोग में संधि है। निरोग में कौन सी संधि है? जल्दी बताएंगे। निरोग में संधि, निरोग में संधि बताएंगे कौन सी है? जल्दी बताएंगे। निरोग में संधि, निरोग में संधि है गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। वेरी गुड। कौन सी है? विसर्ग संधि, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे बनेगा विसर्ग संधि? निरोग का अगर हम संधि विच्छेद करें, नहीं, क्या? नहीं और रोग, नहीं रोग, क्या है? निरोग, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? ध्यान रखेंगे। देखो आगे ना, आगे क्वेश्चन, ये चीज मैंने बताया ना, क्वेश्चन कहाँ से बन जाए कुछ कह नहीं सकते। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अब मैंने बताया था प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद को बोलते हैं पूर्व पद, और बाद वाले पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो वो कह रहा है कि पूर्व पद में किस में प्रधान होता है? तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु। तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु और बहुवरी, इसमें बता दिया है ना। तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु में होता है उत्तर पद प्रधान, और अव्ययी भाव में होता है पूर्व पद प्रधान, यानी कि प्रथम पद प्रधान। इस चीज का ध्यान आप रख लेंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाषा सीखने, भाषा सीखने अधिगम के बारे में सत्य नहीं है। प्रयासपूर्ण होते हैं अधिगम, यानी भाषा सीखना, यानी अधिगम जो होता है प्रयासपूर्ण होता है, ये बात सही, सत्य नहीं है। जन्मजात व अस्वैच्छिक होता है, ये वाली बात सही नहीं है। सुविचारित तथा चेतन होता है अधिगम, भाषा अधिगम सीखना सुविचारित व चेतन होता है। औपचारिक संस्थानों में होता है। भाषा सीखने के अधिगम के बारे में सत्य नहीं है। बस ये वाला बताएंगे। देखो वेरी गुड। मैं आपको छोटी सी यहाँ पे एक बात बताती हूँ। देखो भाषा सीखना एक प्रयासपूर्ण तो होता है। छोटे छोटे बच्चों को पहले सिखाया जाता है, प्रयास करा जाता है, तो इसका मतलब ये तो बात सही है भाई। जब बच्चों को सेंसरी मोटर में होता है बच्चा, तो हम उसको क्या प्रयास करके सिखाते हैं। जब बच्चा सीखता है, भाषा को सीखता है। जन्मजात व अस्वैच्छिक, वो कह रहा है जन्मजात व अस्वैच्छिक होता है। भाई जन्मजात स्वैच्छिक, अस्वैच्छिक नहीं, यानी कि कौन सा असत्य नहीं है ना। सुविचारित एवं चेतन औपचारिक संस्थानों में होता है। तो ये वाली बात जो हमारा क्वेश्चन है, इस चीज पर विशेषकर ध्यान रखेंगे। यानी कि जो अधिगम होता है, अधिगम
पहले मैं आपको थोड़ा सा इसमें अधिगम के बारे में बताता हूँ। देखो अधिगम होता क्या है, अधिगम, अधि प्लस गम, अधिगम, ठीक है। वो अधिगम, अधिगम मानी होता है, अधिगम का अर्थ है भली प्रकार। अधिगम मानी क्या होता है, भली प्रकार किसी विषय के बारे में भली भांति जानकारी प्राप्त करना, क्या कहलाता है, वो अधि कहलाता है, ठीक है। दिमाग में अधिगम कहलाता है। दिमाग में बात आगे, अधि का अर्थ क्या होता है, भली प्रकार, और गम का अर्थ क्या होता है, जानना। अधि का मानी क्या होता है, भली प्रकार, यहाँ लिख लेंगे भली प्रकार, दोबारा लिख लो, लिखो चलो, अधि और प्लस गम। गम मानी क्या होता है, गम मानी होता है किसी चीज का जानना, जानना। और अधि मीन्स क्या होता है, अधि मीन्स होता है भली प्रकार, भली प्रकार। तो भली प्रकार किसी चीज को जानना ही अधिगम कहलाता है। सही बात समझ में बात आ गई। तो जन्मजात तो होता, अस्वैच्छिक नहीं होता। तो ये चीज हमारा बी इज अ करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। ये सत्य नहीं है, प्रयासपूर्ण होता है, बिल्कुल बात सही है। शुभचारित एवं चेतन, अरे अचेतन में थोड़ी हम पैर पसार के सो रहे हैं और अधिगम हो रहा है, ऐसे हो जाएगा क्या। चेतन में जान के, हम चेतना में होंगे, जगे हुए होंगे, जब भी तो हमारे बारे में हम सीखेंगे किसी भली प्रकार किसी बात को। औपचारिक यानी कि औपचारिक संस्थानों में, औपचारिक संस्थानों में होता है, सही बात है। स्कूलों में जाके अनौपचारिक भी सीखते हैं, औपचारिक भी सीखते हैं, है ना। तो ये भी बात सही है और ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। सत्य नहीं है पर जन्मजात तो होता है ना। चौमस्की ने बताया था जन्मजात तो होता, बट ये क्या, अस्वैच्छिक नहीं होता। तो इसका मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर हमारा, क्लियर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। छाता का तत्सम शब्द है, छाता, छाता का तत्सम शब्द बताएंगे क्या है। तो छाता का बनेगा छाता, छाता का तत्सम क्या होगा, छत्र। क्या बनेगा, छत्र। छत्र कहाँ पर है देखेंगे, ये है। थर्ड इज अ करेक्ट आंसर होगा हमारा, कौन सा, थर्ड इज अ करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करते हैं बात। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कवि शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे इसको। कवि शब्द का स्त्रीलिंग, कब, कब, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयत्री। क्या होगा, कब, कब तो अलग ही लिखेंगे, ध्यान रखेंगे, इत्री इसमें लगा देंगे, क्या हो जाएगा, कवित्री, यानी कवयत्री। कवयत्री यहाँ कहाँ पर है आपका, ये है थर्ड आंसर में, इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, करते हैं बात। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, बीज वपन काल, आदिकाल, वीरगाथा काल, या क्या क्या है, बीज वपन काल। सुपर टेट का आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट का आया हुआ क्वेश्चन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है, बीज वपन काल। ध्यान रखेंगे, वीरगाथा काल किसने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने। और चारण काल किसने कहा, आदिकाल। इस वाली पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूं, प्लीज आप मेरे को आदिकाल किसने कहा, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क में है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, करते हैं बात। पूजनीय वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, यह है पूजनीय, तत्कालिक का शुद्ध शब्द बताना ना, प्रामाणिक, पैतृक। देखो ये मैंने बता दिए हैं, पूजनीय, पूजनीय ये शुद्ध हो गया, यानी कि यह शुद्ध था, ये हमारा आंसर नहीं है। तत्कालिक नहीं होता, तात्कालिक होता है, तात्का और लिख, तात्कालिक होता है ना। ये हमारा आंसर सही है, प्रामाणिक सही लिखा हुआ है, क्या, प्रामाणिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पैतृक, ये वाला ऋर, पैतृक, ठीक है, ये वाली नहीं लगेगी, पैतृक, सही, ये चीज ध्यान रखें। तो हमारा जो आंसर होगा वो प्रामाणिक होगा, ये शुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फिनिश। तो बताएंगे दोस्तों कैसा रही आज की हमारी यात्रा, हम और आप सब लोगों की यात्रा कैसी रही, प्लीज़। क्या सही पढ़ाया, कितना गलत, अच्छा कंटेंट कितना समझ में नहीं आया, क्या क्या है ऑब्जर्वेशन आपको ही करना है। आपको आप गुरु जी हैं और हम अब आपका है, आप मेरे को बताएंगे कि कैसा पढ़ाया और कैसा आज का हमारा जो यात्रा थी कैसी रही। तो प्लीज़ दोस्तों एक बार फिर वेलकम बैक आपको और आपके माता पिताओं को चरण स्पर्श करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त, और बताएंगे एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो अब लाते हैं अच्छी तरीके से आपके साथ और होते हैं रूबरू। तो नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।